Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. I have been teaching to students of BA Economics Honors here at Prime Academy since 1996. So today in this class I am going to give you a brief introduction of the syllabus of a subject which has been newly introduced in BA Economics Honors Semester 5 Delhi University, and the name of the subject is गेम थ्योरी एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शंस। देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना पढ़ाना बड़ा मज़ेदार रहता है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। आप कहेंगे सर नया है, पहले माइक्रो के नाम से होता था, अब ये गेम थ्योरी एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन के नाम से। कुछ टॉपिक्स पहले सेमेस्टर 4 माइक्रो में भी थे और एक सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 में पहले ऑप्शनल माइक्रो में के नाम से होता था। अब उसका नाम बदल के गेम थ्योरी एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन कर दिया और कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम अपनी कोचिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, रीडिंग्स क्या पढ़नी है आपको। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, और लास्ट में जाते जाते मैं डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपके साथ। इनमें से ज़्यादातर बातें मैंने हमारे इस वेब पेज पे लिख के आपको दी हुई हैं। वेब पेज आपको मिल जाएगा जब आप मेन्यू ऑप्शंस, हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in, और वहाँ पे मेन्यू ऑप्शन में आपको नज़र आएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यूजी कोर्सेज के अंदर जब आप जाएंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाएंगे, सेमेस्टर 5 में जाएंगे, तो सेम 5 का जो पेज खुलेगा उसमें गेम थ्योरी के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले। देखिए एक बेसिक बात जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं वो जानते हैं, क्योंकि अब तो आप सेमेस्टर 5 में आ गए। हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, पूरे सिलेबस के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको। इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर करते हैं पहले थ्योरी पोर्शंस, जो थ्योरी है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ताकि समझने में किसी को दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको वीडियोस में प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं जो PYQs हैं, इसके कुछ PYQs हैं क्योंकि मैंने कहा पहले ये माइक्रो के नाम से आता था सब्जेक्ट, तो कुछ PYQs हैं वो आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस उसके। और लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, ये पूरा न्यूमेरिकल पेपर है बेटा, जैसे माइक्रो आपका पूरा न्यूमेरिकल होता है, पूरा न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा इसको। इसके साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको कंप्लीट PDF स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर थ्योरी पोर्शंस लिखे होते हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर थ्योरी क्वेश्चंस लिखे होते हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर न्यूमेरिकल्स लिखे होते हैं, उनके जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अरेंजमेंट्स हैं वो होते हैं, MCQs होते हैं, वो सब आपको मटेरियल में मिल जाएगा, और इनके जो सॉल्यूशंस है आपको वीडियो से मिल जाते हैं। अब जब वीडियो से बच्चा पढ़ता है तो उसके क्वेरीज होंगी। क्वेरीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं, उसमें आप अपनी क्वेरी 1 to 1 मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चों की क्वेरीज होती है लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं, अपनी क्वेरी डिस्कस करते हैं, आप क्वेरी पूछते हैं, हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे क्लास में 1 to 1 इंटरेक्शन होता है बिल्कुल वैसे ही है, बस ये सेशन ऑनलाइन चलता है, आप अपने सिस्टम में बैठ के पढ़ते हैं, मैं अपने सिस्टम से आपको पढ़ाता हूँ, आप पूछ रहे हैं, मैं हेडफोन से सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ माइक से, आप सुन पा रहे हैं, और एकदम लाइव इंटरेक्शन चलता है। जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए वेट नहीं कराते कि आप आज पूछ रहे हैं अगले महीने आंसर देंगे, आप पूछेंगे सेम डे या नेक्स्ट डे क्लास कर देते हैं और आपकी क्वेरी को आंसर कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं आपको ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरम है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज जब पोस्ट करते हैं तो बाकी बच्चे भी आपकी क्वेरीज देखते हैं, आपने क्या पोस्ट किया है वो सबके अकाउंट में नज़र आती है, और वो भी आपको आंसर कर सकते हैं, या वो अपनी क्वेरी पूछते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि वो बच्चा क्या पूछ रहा है। एक दूसरे की क्वेरी से नॉलेज गेन होती है। ठीक है, आप इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ टच में हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो डिस्कशन का टोटल एवेन्यू आपके पास अवेलेबल है, आप आसानी से अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। अब जब आपने लेक्चर से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, PDF से क्वेरीज पूछ ली, अब आपको टेस्ट भी देना है, तो टेस्ट देने के 2 मीडियम है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होगा, जैसे हमारी वेबसाइट पे MCQ टेस्ट लगे हैं, आप जो चैप्टर खत्म करेंगे उसके टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे, वो मगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहते हैं
तो आप चैप्टर बताएंगे सर ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं टेस्ट बना के आपको उसका मेल करूंगा, आप उसके आंसर्स लिख के फोटो खींच के मेल करेंगे, मैं पर्सनली चेक करके आपको बताऊंगा क्या क्या आपने आंसर में गलतियां की, कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा था, किस पॉइंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक पूरा पैकेज है जो हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ गेम थ्योरी का, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी। अभी बात सिर्फ गेम थ्योरी की कर रहा हूँ आपके साथ, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहें तो उनके भी लिंक्स हमने यहाँ पर आपको लगाकर दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए सबके लिंक्स लगे हुए हैं। ये आप जिस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें उस सब्जेक्ट के बारे में आप यहाँ पे क्लिक करके उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद ये डेमो लेक्चर्स भी मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, और ये कोर्स इंट्रोडक्शन अभी लग जाएगा यहाँ पे। अब तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये कोर्स इंट्रोडक्शन नीचे का खाली है, वो वहाँ पे लग जाएगा लेक्चर वाला जब बन जाएगा तो। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने कहा था आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एक मॉक टेस्ट हमने क्विज के फॉर्म में यहाँ पे लगाया हुआ, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब इस पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर मांगेगा, आप एंटर कीजिए क्विज, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो पीडीएफ यहाँ पे एक चैप्टर का हमने लगा के आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पे जब पेज पे नीचे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, फिर और नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे लिंक लगा रखे, क्लिक करो डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इस लिंक पर जहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी चॉइस से आप करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। देखिए डीयू ने इस बार, जैसे रीडिंग लिस्ट की अगर पहले बात कर लूँ तो आपको 2 बुक्स पढ़नी है। एक आपको पढ़नी है ऑसबॉर्न की, मेनली ऑसबॉर्न इनिशियल पार्ट जो है ऑसबॉर्न से है, और चैप्टर का लास्ट का जो पार्ट है, लास्ट की 2 यूनिट्स वो वॉटसन से है। तो फर्स्ट हाफ सिलेबस का ऑसबॉर्न से पढ़ना है, सेकंड हाफ वॉटसन से पढ़ना है। 2 बुक्स आपको पढ़नी है। लेकिन डीयू ने इस सब्जेक्ट में कंजूसी कर दी, बताया नहीं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिर्फ ये लिखा है ऑल यूनिट्स कैरी इक्वल वेटेज। तो हमारे पास यहाँ पे 5 यूनिट हैं और पांचों 18-18 नंबर की हैं, 18 मार्क्स ईच की हर यूनिट है। ठीक है, तो अब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने करने होंगे, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे पैटर्न चलते हैं डीयू में एग्जाम्स में, 10 क्वेश्चन आते हैं 9 करने होते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं 6 करने होते हैं। ठीक है, अगर 6 क्वेश्चन करने होंगे तो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 6 are 90 हो जाता है। 9 करने होते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 9 are 90 हो जाता है। तो काफ़ी सारे पैटर्न डीयू फॉलो करता है, इन्हीं में से फॉलो करेगा। या कई बार 7 क्वेश्चन देके 6 करवाता है, 8 क्वेश्चन देके 6 करवाता है, 9 क्वेश्चन देके 6 करवाता है। कितनी चॉइस देना चाहते हैं उसके ऊपर है। यहाँ पर डीयू ने बताया नहीं है सर, 5 यूनिट है, पांचों 18-18 नंबर की हैं, 18 मार्क्स ईच है, लेकिन कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने करने होंगे, इस बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे जैसे इन्फॉर्मेशन डीयू रिलीज करेगा मैं आपको जरूर इस बारे में बताऊंगा। अब सिलेबस के ऊपर आते हैं। रीडिंग्स में आपको बता चुका कौन कौन सी आपको पढ़नी है। ये आपको 2 बुक्स पढ़नी है, ऑसबॉर्न एंड वॉटसन, ये मैं बता चुका हूँ। अब जब सिलेबस पे आते हैं, देखिए सबसे पहले ये एक नया सब्जेक्ट है, आप गेम थ्योरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको गेम थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन, सिलेबस से हटकर, सिलेबस को शुरू करेंगे उससे पहले एक इंट्रोडक्शन बना के आपको दिया है। और ये इंट्रोडक्शन में कंजूसी नहीं करी, यूट्यूब पे लगा दिया, ये लिंक्स यहाँ लगे हुए ऊपर, ये सबके लिए अवेलेबल हैं। ये 2 जो लेक्चर्स हैं ये इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स हैं, ये दोनों लगा दिए मैंने यहाँ पर, यूट्यूब पे लगे हैं, कोई बच्चा भी देख सकता है। इसमें मैंने बताया कि गेम थ्योरी क्या बेसिकली मतलब क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद जब आप अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। इनके बिना अगर कोर्स स्टार्ट लगेंगे तो लगेगा ये सब्जेक्ट वाकई में बहुत मुश्किल है, शुरुआत में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चैप्टर 0 बना के दिया है, जो यूट्यूब पे भी लगा रखे लेक्चर्स 2, उनको अगर आप देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा गेम थ्योरी क्या है, गेम थ्योरी में की टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, कितनी तरह की गेम्स होती हैं। 2 गेम्स होती हैं, साइमल्टेनियस गेम्स, सीक्वेंशियल गेम्स। गेम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में, एक्सटेंसिव फॉर्म में। और नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ये बातें जब आप 0 पीरियड होता है ना, जैसे स्कूल में एक 0 पीरियड होता था जहाँ पे बेसिक बात हो जाती थी, तो ऐसी मैंने 0 चैप्टर बना दिया है, जिसमें इस गेम थ्योरी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दिया कि नया सब्जेक्ट है, आप लोग पहले से पढ़कर नहीं आए हैं, मगर ये जान लेने के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है वो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियस मूव्स गेम। मैंने कहा 2 तरह की गेम्स होती हैं। देखिए, एक गेम तो आप वो गेम बचपन से खेलते आए हैं, रॉक पेपर सीजर। रॉक
पेपर सीजर, मेरी डॉटर बहुत खेलती है मेरे साथ, उसको जब भी कुछ डिसीजन करना होता है कहती है आ जाओ पापा रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, तो मुझे हमेशा हरा देती है, मेरे को खेलनी नहीं आती वो गेम। अच्छा जी, तो उसमें वो गेम क्या है, दोनों प्लेयर्स को एक साथ चलना है। अगर मैं आपसे कहूं पहले तुम चलो बाद में मैं चलूंगा, तो ऑब्वियसली बाद वाला जीतेगा। वो गेम ऐसी जहां पे दोनों प्लेयर्स को एक साथ अपनी स्ट्रैटेजीज को प्ले करना, उसको बोलते हैं क्या, साइमल्टेनियस गेम्स। और सीक्वेंशियल गेम्स इसके बाद होती हैं, वो क्या होती हैं, जब पहले एक प्लेयर चलता है फिर दूसरा चलता है, पहले एक चलता है फिर दूसरा चलता है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, पहले एक टीम बैटिंग करती है फिर दूसरी टीम बैटिंग करती है, या कहीं पहले एक टीम बॉलिंग करती है फिर दूसरी टीम बॉलिंग करती है, तो एक के बाद एक बारी आती है। वो सीक्वेंशियल गेम्स, जैसे चेस है, पहले एक प्लेयर चलता है फिर दूसरा प्लेयर रिटेलिएट करता है, तो वो सीक्वेंशियल गेम है। लेकिन पहले स्टार्ट करें हम लोग साइमल्टेनियस गेम्स के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 0 के अंदर, तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। वो चैप्टर, वो लेक्चर्स देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारी बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये जो बुक ऑसबॉर्न है थोड़ा सा ऊपर से शुरू होती है, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट नहीं करती, कुछ बातें अज्यूम करके चलती है, पहले से जानते होंगे, कैसे जानते होंगे पता नहीं। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, गेम्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बहुत सारे। मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल्स बड़े फनी होते हैं। 2 चोर पकड़ लिए गए और जेल में बंद कर दिए गए, अब उनके ऊपर कुछ लगाई जा रही है धाराएं, उनको कुछ प्रलोभन दिया जा रहा है, कुछ लालच दिया जा रहा है, उसके बारे में है एक गेम जिसको बोलते हैं क्या, प्रिजनर्स डायलेमा। श्रीमान जी और श्रीमती जी चाहती हैं कि शाम को हम लोग एक डिस्को में जाएं और डांस का आनंद लिया जाए। श्रीमान जी चाहते हैं कि शाम को घर बैठ के क्रिकेट के मैच का आनंद लिया जाए। आखिर में जीतेगा कौन, ये सबको पता है, फिर भी गेम तो पढ़ने में क्या जाता है, क्यों जी, सबको मालूम है जीतेगा कौन, नहीं मालूम, मालूम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बैश और स्ट्रेवेंस्की उसी बारे में है, जिसको एक और नाम से पुकारते हैं बैटल ऑफ सेक्सेस, पति पत्नी के बीच में जो एक गेम चल रही है। मैचिंग पेनीज, सिक्के उछाल रहे हैं, और अगर सेम दोनों हेड्स आ गए दोनों टेल्स आ गए तो एक जीतेगा, अगर उल्टे पुल्टे आ गए, एक हेड्स एक टेल्स तो दूसरा जीतेगा। स्टैग हंट, मिल के अगर काम करेंगे तो शिकार कर पाएंगे, अकेले अकेले करेंगे तो शिकार नहीं कर पाएंगे। कितने लोग चाहिए शिकार करने के लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और इसका क्वेश्चन पहले से एग्जाम में लगभग हर साल आता था, जब ये कोर्स में पहले था तो इसका क्वेश्चन हर बार आया करता था। ये स्टैग हंट जो है, ये स्टैग हंट, इसके ऊपर लगा लो भैया इंपॉर्टेंट का साइन, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में हर बार आता था। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे इसके, क्योंकि पहले बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। फिर आप पढ़ेंगे ये जो गेम्स आपने पढ़ ली, इन गेम्स के नैश इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। एक फेमस मैथमेटिशियन थे जॉन नैश। आप कहेंगे सर मैथमेटिशियन थे और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हाँ जी सर, आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था नैश इक्विलिब्रियम का, और इसके बिना कोई गेम की आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी कोई गेम हो नहीं सकती जिसका नैश इक्विलिब्रियम ना हो, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या होता है मैं बेसिक क्लास में चैप्टर 0 में आपको समझा चुका हूँ, यहाँ दोबारा समझेंगे इन एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के साथ। प्रिजनर्स डायलेमा का नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैश-स्ट्रेवेंस्की जो बैटल ऑफ सेक्सेस उसका क्या होगा, मैचिंग पेनीज का क्या होगा, स्टैग हंट का क्या होगा, और भी काफी सारे गेम्स, मैंने सारे लिखे नहीं नाम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सबके नाम मैंने लिखे नहीं यहाँ पर। फिर बेस्ट रिस्पॉन्स, देखिए मैं बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल क्लास में दिया करता था, अब तो कैमरे को एक दे देता हूँ एग्जाम्पल। सुनिए, कैमरा भैया सुनो, आप कॉलेज गए, कैमरा कहेगा कॉलेज जाता नहीं, मान लो कॉलेज गए भाई तुम, और तुम्हारा एक बड़ा ही परम मित्र है, जैसे वो आता है ना जेठालाल का परम मित्र है तारक मेहता, तो वैसे तुम्हारे एक परम मित्र है, और कॉलेज तुम गए, और जैसे ही कॉलेज में प्रवेश किया तुम्हारे परम मित्र ने आव देखा ना ताव, और तुम्हारे गाल पे एक जड़ दिया, पूरा हाथ जोरदार छाप दिए, पूरी 5 उंगलियां। अब क्या करोगे, जो आप करोगे ना वही आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है। आप जानो आप क्या करोगे, मैं तो नहीं कह रहा आप क्या करोगे, लेकिन जो आप करोगे वो क्या है आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है। हर या उसने आपको आपके कॉलेज जाते ही आपको बढ़िया सी आइसक्रीम खिलाई, अब आप क्या करोगे, जो आप करोगे वो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है। आप गए, उसने जाते ही आपको हग कर लिया, अब आप क्या करोगे, ये आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है। तो जो एक प्लेयर के बदले दूसरा प्लेयर करने वाला है वो बेस्ट रिस्पॉन्स है। बेस्ट रिस्पॉन्स को जब हम फंक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ग्राफ बनाते हैं वो यहां पढ़ेंगे। फिर एक होती है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, इसका जिक्र भी मैंने चैप्टर 0 में कर दिया था, यहां डिटेल में पढ़ेंगे डोमिनेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है, डोमिनेटेड एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अच्छा, यहाँ जो टाइम लिखे हुए हैं ना, ये
ये जो टाइम लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी नया आया है तो लेक्चर्स शुरू से स्क्रैच से रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो टाइम अभी सबको 60 मिनट लिख दिया है, लेकिन टाइम बढ़ेगा इसका ऑब्वियसली। ये जो चैप्टर है चैप्टर 2, ये लगभग 3 से 3.5 घंटे के अंदर रिकॉर्ड हो पाएगा पूरा। तो इन टाइमिंग्स को मत देखिएगा, सभी चैप्टर्स की टाइमिंग रैंडमली लिखे हैं, कोई टाइम सही नहीं है, क्योंकि अभी सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अब कल ही रीडिंग लिस्ट आई है, कल आई है, तो आज से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, तो अब आगे बढ़ते जाएंगे और ग्रेजुअली आपका एक्चुअल टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो चैप्टर 2 हमारे कोर्स का है वो हमको पढ़ना है एक और बुक जो हमको सेकंड बुक लगी, वॉटसन। ये वॉटसन की बुक जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों लगाई, ठीक है, अब लगा दिए तो अच्छी बात है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 4 चैप्टर 11, ये मिक्स्ड स्ट्रेटजीज के बारे में। देखिए, आपको एप्पल पसंद है या ऑरेंज पसंद है, कोई बच्चा बोलेगा एप्पल पसंद है, कोई बच्चा बोलेगा ऑरेंज पसंद है। अगर आप क्लियरली बता रहे हैं एप्पल पसंद है या क्लियरली बता रहे हैं ऑरेंज पसंद है, तो उसको बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप कह रहे हैं जी 30% ऑरेंज पसंद है, 70% एप्पल पसंद है, तो आपने प्रोबेबिलिटीज दे दी यहाँ पर। तो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है आंसर में, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब कोई प्लेयर एग्जैक्ट आंसर देने की बजाय प्रोबेबिलिटीज दे देता है, ठीक है, तो वो आता है आपके पास मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। वो कैसे, उसका कंसेप्ट क्या है, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो यहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कुछ बच्चों को कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखूंगा, देखिएगा प्लीज़। तो मुझे लगता है कि वो लेक्चर देखने के बाद आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट रहेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद यूनिट 1 में ख़त्म हो गया, यूनिट 2 ये आती है क्या, देखिए, एक्सटेंसिव गेम्स। मैंने कहा था गेम्स को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म, एक एक्सटेंसिव फॉर्म। एक्सटेंसिव फॉर्म लगभग ट्री डायग्राम की तरह होती है, ट्री डायग्राम की तरह होती है, जैसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं उसको। एक प्लेयर है, वो कुछ एक्शन करेगा, उसके पास 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए चलने पर प्लेयर सेकंड कुछ एक्शन करेगा, या बी चलने पर सेकंड कुछ एक्शन करेगा। तो ये जो ब्रांचेस हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, कितनी भी लंबी ब्रांचेस हो सकती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्री डायग्राम, एक्सटेंसिव फॉर्म बोलते हैं इसको। अब ये जो एक्सटेंसिव फॉर्म है, एक्सटेंसिव फॉर्म गेम्स, अगर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो, यानी सारी बातें आपको पता है कि मेरे पास क्या स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, मेरे राइवल के पास क्या स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। आगे इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आएगा। उस केस में हम गेम्स कैसे बनाते, कैसे हैं गेम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक एंट्री गेम पढ़नी है हमको। एंट्री गेम मतलब एक मार्केट में ऑलरेडी एक फर्म है जो बिजनेस कर रही है, क्या मुझे मार्केट में एंटर करना चाहिए। जब जो फर्म ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, राइवल आएगा तो वो क्या करेगी, वो अपनी मार्केटिंग बढ़ा देगी, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देगी, ताकि राइवल जो नई फर्म आई है वो टिक ना पाए। मैं जानता हूँ कि वो अपना मार्केटिंग का बजट बढ़ाएंगे, तो क्या मुझे एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका डिसीजन यहाँ पे होगा। इन गेम्स को सॉल्व करने के लिए, एक्सटेंसिव फॉर्म गेम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बैकवर्ड इंडक्शन मेथड। भारी भरकम नामों से डरिएगा नहीं, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, बड़े मजे मजे में ऐसे आपको समझ में आएंगे, बिना किसी दिक्कत के, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको, कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, उनके आउटकम्स क्या है पढ़ेंगे। इसका नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे। एक होता है कंसेप्ट सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम का। ये क्वेश्चन पहले हमेशा आया करता था एग्जाम में, जब एक कोर्स में था तो इसका क्वेश्चन हमेशा आया करता था, इसको मार्क कर लीजिए, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब पुराने पैटर्न से चले तो पहले क्वेश्चन आता था, अब भी आएगा, इस बात की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है, ठीक है। फिर डोमिनेट डायरेक्शन तो मैंने बता दिया पहले भी आपको डिटेल में, यहाँ भी एक्सटेंसिव फॉर्म में कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे आप समझने वाले हैं। तो इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, ये आपको चैप्टर 5 से पढ़ना है, ऑसबॉर्न से। इसके बाद यूनिट 3 आती है, ये मुझे सर्वाधिक प्रिय यूनिट है, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये यूनिट है, टॉपिक्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस फर्म्स के बारे में बात होती है यहाँ पे। पसंद इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चंस कराना, क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है, समझना समझाना बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा आसान है। आप बड़ी इजीली समझ सकते हैं, पेप्सी और कोका कोला का एग्जांपल लेके आप चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है। एयरटेल और जियो का एग्जांपल लेके चीज़ों को समझा सकते हैं, और बड़ी इजीली बच्चों को बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे मार्केट में जो फर्म्स हैं उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पढ़ने वाले हैं। कुछ यहाँ पे मॉडल्स हैं, एक होती है ऑलिगोपॉली, जहाँ पे कुछ सेलर्स होते हैं, आपने पढ़ा ना, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है जहाँ बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एक मोनोपोली होती है जहाँ सिंगल सेलर होता है। ऑलिगोपॉली में कुछ सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स, और ड्यूओपॉली में तो 2 ही सेलर होते हैं।
तो यहाँ पे आप मॉडल्स पढ़ेंगे, एक होता है कुर्नॉट्स मॉडल, एक होता है बर्ट्रैंड मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल, ये पढ़ेंगे। एक इलेक्टोरल कंपटीशन है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लड़ाई हो रही है, इलेक्टोरल कंपटीशन, जीतना है, कैसे जीतेंगे, क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है हॉटलिंग्स मॉडल ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका क्वेश्चन भी अक्सर आया करता था भैया, नोट कर लो। हॉटलिंग्स मॉडल, कुर्नॉट भी आता है, बर्ट्रैंड भी आता है, हॉटलिंग्स भी आता है। देखो एक ही क्वेश्चन उसने बोला, 18 नंबर का बोला है, आप मान लो एक क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट दे दिए उसने, या 3 दे दी 6 नंबर के, तो तीनों का चांस है आने का। फिर एक नया कंसेप्ट है ऑक्शंस का, अल्टीमेटम गेम का, ये इंटरेस्टिंग। ऑक्शन समझते हैं ना आप लोग, वो जो हिंदी फिल्म होती है, हीरो बेचारा या हीरो के पिताजी, उनका पार्टनर धोखा दे देता है, उनका घर नीलाम हो जाता है, हीरो छोटा बच्चा होता है, वो देख रहा होता है, बोली लग रही होती है 5 लाख, अगला बोलता है 10 लाख, फिर बोलता है 12 लाख। ऑक्शन, वो ऑक्शनिंग प्रोसीजर जो है उसमें आप अब पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। अगर आप ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसे प्लेयर्स एक दूसरे के, राइवल प्लेयर्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। वो प्रोसेस फिल्मी नहीं होगी यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। ये फिल्मी बात बोलने से क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट जग जाता है। अच्छा आपको फिल्म पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, सॉरी। ये हमको 2 चैप्टर से पढ़ना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 6, ऑसबॉर्न के 2 चैप्टर, मतलब ना चैप्टर 3 पूरा पढ़ना है ना 6 पूरा पढ़ना है, कुछ हिस्से चैप्टर 3 के पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर 6 के पढ़ने हैं, ठीक है। तो यूनिट कंप्लीट होगी जी यहाँ पे ये वाली। इसके बाद यूनिट 4 जो है, जो मैंने कहा था पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे आ गई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से आगे का पूरा कोर्स जो है वॉटसन से पढ़ने वाले हैं। देखिए आप अपनी कार बेचने जा रहे हैं, और जब आप कार बेचने जा रहे हैं आपको पता है आपकी कार जो है वो कबाड़ हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, वो कार नहीं है, वो बेकार है। क्या है? बेकार। लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में उसको बेचने के लिए, क्या लिखेंगे? माई कार इज बेकार, आप लिखेंगे एक्सीलेंट कंडीशन, एज गुड एज न्यू, दिस दैट, सब कुछ उसकी बढ़ाइयां लिख देंगे वहां पे, एक से एक उसके बारे में पॉजिटिव बातें आप लिख कर आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अब जो बायर है वो जानता है कि जो बातें लिखी हैं सच नहीं है, लेकिन इनमें से कौन कौन सी सच नहीं है उसको ये नहीं पता, या कौन कौन सी सच है, या कितनी सच है कितनी झूठ है, ये पता नहीं है। एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरी पार्टी के पास कम इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो यहां पे अब रैंडमाइजेशन होगी इवेंट्स की, ये गेम्स कैसे चलेंगी, इनमें हम एक्सटेंसिव फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये वॉटसन से पढ़ना है, चैप्टर 24, छोटा सा चैप्टर है ये, छोटे छोटे, वॉटसन बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर आया है, 3-3, 4-4 पेज के चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। इससे अगला जो चैप्टर है रिस्क एंड इंसेंटिव्स, ये आप माइक्रो में पढ़ भी आए हैं थोड़ा बहुत, तो आप पढ़ चुके हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्क का वर्जन आप पढ़ के आ चुके हैं, आप पढ़ के आ चुके हैं। रिस्क का वर्जन के साथ आपने पढ़ा था यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा था, रिस्क का वर्जन में कनकेव होना चाहिए, रिस्क प्रीमियम क्या होता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होता है, आपने पढ़ा था एरोप्रैट कोफिशिएंट, वो सब एक प्रिंसिपल एजेंट गेम नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सब तो बातें पहले से जानते हैं आप, बहुत डिटेल में पढ़ कर आए हैं, उतना डिटेल तो यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। ये चैप्टर 5 से पढ़ना है वॉटसन से। इसके बाद नेक्स्ट है बेजियन रैशनलाइजेबिलिटी, रैशनलाइज किया जा सकता है इक्विलिब्रियम को क्या नहीं। भाई आप मानते हैं ना कि जो प्लेयर्स हैं वो रैशनल इंडिविजुअल्स हैं, वो सोच समझ के फैसला करते हैं, तो जो रैशनल इंडिविजुअल्स हैं वो उनका नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा एक बेजियन सिचुएशन में, जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेजियन मतलब जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उस केस में एक इक्विलिब्रियम क्या होगा, उस केस में क्या रैशनलाइज किया जा सकता है या नहीं, उसकी कंडीशंस क्या, वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26 शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, एक क्लास में निपट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास, 60 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है इसके लिए, तो टाइम ज़्यादा लिख दिया है इसमें, इससे कम में खत्म हो जाएगा, तो बहुत छोटा चैप्टर, सॉरी। इसके बाद अगली चीज़ है लेमन्स ऑक्शंस एंड इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन। चैप्टर का नाम ज़रूर ये है, लेकिन इसमें से इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन आपके कोर्स से हटा दिया उन्होंने, आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, लेमन्स एंड ऑक्शंस। चैप्टर का मैंने नाम लिखा है क्योंकि बुक में चैप्टर का नाम यही है, वॉटसन के चैप्टर 27 का नाम यही है, लेमन्स ऑक्शंस एंड इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन, मगर आपके सिलेबस में उन्होंने क्लियरली बोल दिया इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन आपको पढ़ना नहीं है। देखो वो बोल रहे हैं यहाँ पे आपको कि
इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन आपको नहीं पढ़ना है, ये लिखा है यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन नहीं पढ़ना है ये रहा, ठीक है, ये पढ़ने को मना कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया इसको। चलिए अब लेमन्स किसको बोलते हैं, देखिए जो मैंने कहा था ना, जो कार बेकार है उसको लेमन बोलते हैं। ऐसे गुड्स जो कि खराब हैं, बैड क्वालिटी के हैं, मगर ये बायर को पता नहीं है, उनको लेमन्स कहा जाता है। और वो गुड्स जो कि गुड क्वालिटी के हैं, बायर को ये भी नहीं पता कि गुड क्वालिटी का है, उसको हम कहते हैं प्लम्स और पीचेस। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का ही कंटिन्यूएशन है ये, जहां पे क्या होगा कि बायर को नहीं पता कि जो कमोडिटी वो बाय करने जा रहा है वो गुड क्वालिटी है कि बैड क्वालिटी है, सेलर को पता होता है, ठीक है। तो जो गुड बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं लेमन्स। उनकी मार्केट कैसे एक्ट करती है यहाँ पढ़ेंगे, ऑक्शंस दोबारा से आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे कुछ और बातें ऑक्शंस की पढ़ने वाले हैं, लेकिन टॉपिक ऑक्शंस के बारे में है। तो ये आप कहेंगे सर इसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे, मगर मैंने कहा कोई 3 पेज का चैप्टर है, कोई 4 पेज का, एक एक 2 कंसेप्ट पे चैप्टर बना हुआ है जी। इसीलिए मेरे को वॉटसन की बुक समझ नहीं आई कि उसने ऐसा किया क्यों, कुछ टॉपिक्स को मिला के एक प्रॉपर चैप्टर बनाया जा सकता था, ठीक है, उन्होंने लिखी है, उनकी मर्जी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास परफेक्ट बेजियन इक्विलिब्रियम। तो अब ये यूनिट हमारे पास लास्ट यूनिट है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। परफेक्ट बेजियन मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे आप जो है कंडीशनल बिलीव्स क्या है, सिक्वेंशियल रैशनैलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीव्स क्या है, यानी आप जो मान रहे हैं कि आपका राइवल ये करने वाला है, आप मान रहे हैं आपका राइवल हेड्स बोलेगा, मान लीजिए हम बोल रहे हैं हम ये टॉस करने वाले हैं, आप टॉस कर रहे हैं, आपको लग रहा है हेड्स बोलेगा, तो एक बार टॉस हुआ कैंसिल हो गया, अब आप क्या मानेंगे अगली बार, क्या दोबारा भी हेड्स बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीव्स क्या है, आपको क्या लग रहा है कि वो कितना कंसिस्टेंट है। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम सीक्वेंशियल गेम्स में आ जाते हैं तो क्या वो जो राइवल है वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको रिपीट करने वाला है या चेंज करने वाला है, वो बातें यहाँ पे डिस्कस करी जाएंगी। और लास्ट जो चैप्टर है ये, अच्छा इससे पहले वाला चैप्टर जो था ये परफेक्ट बेसिक, ये चैप्टर 28 था वॉटसन का, लास्ट चैप्टर 29 है वॉटसन का। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये है अबाउट जॉब मार्केट सिग्नलिंग एंड रेपुटेशन। इसमें से भी रेपुटेशन को हटा दिया है, रेपुटेशन कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ जॉब मार्केट पढ़नी है आपको। एक बात समझाता हूँ, देखो अभी मेरे बेटे ने इस साल 12th के एग्ज़ाम दिए साइंस साइड से, और वो बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन चाहता था। अभी चल रही प्रोसेस, हो जाएगा, मेरे को लगता है इस मंथ के एंड तक एडमिशन हो जाएगा। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जनवरी से लेकर अभी जुलाई आ गया, जनवरी से जुलाई तक मैं लगातार इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि बेटे का एडमिशन कराना है तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस जो हैं वो अनाउंस करते हैं, देखिए हमारे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 1 CR का था, एक बच्चा ऐसा निकला हमारे पैकेज से बीटेक करी और 1 करोड़ रुपए की जॉब लग गई, कोई लिख रहा है 1.25 करोड़ की जॉब लग गई, कोई लिख रहा है 80 लाख की लग गई, कोई लिख रहा है 60 लाख की लग गई। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो बीटेक की डिग्री है बेसिकली वो एक सिग्नल है, वो आप दिखाते हैं आईटी फर्म्स को कि देखो जी मेरे पास बीटेक है, मेरे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं उसका कंप्यूटर साइंस का महान ज्ञाता बन गया हूँ, अब आप मुझे जॉब दे दो। और वो कंपनी भी ऑब्वियसली वो कंपनी जिसको जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल्स चाहिए वो एसआरसीसी में तो नहीं आएगी कॉमर्स ग्रेजुएट को हायर करने, वो बीटेक कॉलेजेस में जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएगी। तो यानी बीटेक जो है, हो सकता है कि हमारे एसआरसीसी में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कोडिंग बहुत अच्छी आती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, वो अपने आप सीख रहे होते हैं यूट्यूब से, और कोडिंग अच्छी आती होती है उनको। कुछ बच्चे वेबसाइट्स बना के बैठे होते हैं, कुछ ना जाने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना के बैठे हुए होते हैं, ये अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। लेकिन बीटेक की डिग्री एक सिग्नल है, क्या सिग्नल है कि मेरे को कोडिंग आती है, मैं सॉफ्टवेयर्स का ज्ञाता हूं, ठीक है। तो जॉब मार्केट और ये जो डिग्री है इसको एज ए सिग्नल कैसे यूज करना है ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जॉब्स एंड स्कूल, और उसका फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा ये यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब 29 पढ़ना है वॉटसन का आपको, राइट। देखिए डिटेल डिस्कशन हो गया जी, हमने पढ़ लिया कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हमने पढ़ लिया कि समझ लिया हमने कि आपको रीडिंग्स कौन सी पढ़नी है, आपको समझा दिया गया कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ये जो दोनों बुक्स आपके कोर्स में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दोनों की PDF आपको गूगल पे मिल जाएगी बड़े आराम से।
ये 2 बुक्स जो हैं इनको अगर आप गूगल पे ये नाम एक एक करके लिखेंगे, दोनों बुक्स की पीडीएफ गूगल पे आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ईजिली मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप चाहे रीडिंग्स परचेज करें, चाहे पीडीएफ डाउनलोड करके रख लें, वो आपकी चॉइस है। तो ये एक डिटेल डिस्कशन था सिलेबस का मेरी एंड से। फिर भी कोई ऐसी बात हो जो मुझसे मिस हो गई अगर बताने में, आपको लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते हैं इस बारे में, तो देखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके, या इस वेबसाइट पर भी देखिए नीचे यहाँ पर ये व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, ये व्हाट्सएप का लिंक यहाँ नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे सीधा मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है यहाँ पे, आप या नीचे नंबर है उस पर डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बात मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नया सब्जेक्ट है लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले ऑप्शनल होता था तो बहुत सारे बच्चे लेते नहीं थे, उनको डर लगता था गेम थ्योरी के नाम से, और डर डर के कुछ बच्चे लिया करते थे, वो भी आधे रास्ते छोड़ के भाग जाते थे। होता क्या था मैं बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। शुरुआत में बच्चे गेम थ्योरी, मैं उनको सेमेस्टर 4 से समझा के लाता था, बेटा गेम थ्योरी पढ़ना, क्योंकि पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को गेम थ्योरी सब्जेक्ट, तो उनको समझा के लाता था, बेटा सेमेस्टर 5 में गेम थ्योरी लेना, गेम थ्योरी लेना, गेम थ्योरी लेना। बच्चे कहते हाँ सर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। कॉलेज में जाके बच्चे शुरुआत में हाँ भी करते थे, फिर देखते थे एक बच्चा उधर से कह रहा है यार मुश्किल लग रहा है मेरे को, मैं तो छोड़ रहा हूँ, सर को कोई बहाना लगा दूंगा। फिर 1 2 3 4 बहुत कम बच्चे हिम्मत जुटा पाते थे गेम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। लेकिन अब बढ़िया बात है कि अब कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लगता जरूर है स्टार्टिंग में अरे क्या मुश्किल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने कहा कि वो जो इनिशियल लेक्चर से देख लेना, वरना मुश्किल लगेगा, शुरुआत में ही डर लगेगा क्या है ये सब्जेक्ट है। वो लेक्चर्स देख लोगे स्टार्टिंग वाले तो आसान लगेगा, फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कोई बात है ऐसी, कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, अपनी बात डिस्कस कीजिए। राइट, ओके जी, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।